हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो इसमें हम रेलवेज़ के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, लेकिन इसकी स्टार्टिंग हमने पिछले वीडियोज़ में कर रखी है। ठीक है, तो जाकर के आप एक बार चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेलवेज़ के बारे में हमने ये तो पढ़ लिया था कि वो बल्कि इस गुड्स को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये हमारा, एंड ट्रांसपोर्ट जो है ये पैसेंजर्स को भी कैरी करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रसिया में इसकी क्या कंडीशन है। रसियाज अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ द टोटल कंट्रीज टोटल ट्रांसपोर्ट। जो कंट्रीज़ का टोटल ट्रांसपोर्ट है रसिया का, उसमें 90% जो ट्रांसपोर्ट है वो किसका है, वो हमारा रेलवेज़ का है। ठीक है, वो रेलवेज़ अकाउंट करता है। ओके, मॉस्को इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेल हेड। अब जो हमारा रसिया में है मॉस्को, वो क्या है, इंपॉर्टेंट रेल हेड है विद मेजर लाइंस, जिसके पास बहुत सारे लाइंस है। ठीक है, मेजर लाइंस के साथ ये इंपॉर्टेंट रेल हेड है रशिया का। अंडरग्राउंड रेलवेज एंड कम्यूटर ट्रेन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन मॉस्को। जो अंडरग्राउंड रेलवेज हैं वो भी हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट, मॉस्को के, और कम्यूटर ट्रेन्स भी। ठीक है, तो कम्यूटर ट्रेन्स बेसिकली जो होता है वो पैसेंजर्स को कैरी करने वाला होता है। यहाँ पे ध्यान देना, नहीं तो फिर किसी को लगे कि कंप्यूटर ट्रेन है या फिर थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये याद रखना, कम्यूटर ट्रेन्स होता है जो कि पैसेंजर को कैरी करने के लिए बेसिकली यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी मॉस्को क्या है, इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में देखो जगह दिया हुआ है, पंपास ऑफ अर्जेंटीना एंड द कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, ये दोनों कहाँ का है, साउथ अमेरिका का। एंड एशिया में कौन सा है, जापान, चाइना एंड इंडिया। ये जो हमारे जो भी दिख रहे हैं ना आपको, जो कंट्रीज़ आपको दिख रहे होंगे कॉन्टिनेंट, इनमें ये मतलब इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो रेलवेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज्ड होता है। ठीक है, इसलिए इन सब का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी का नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वेस्ट एशिया लिस्ट डेवलप्ड इन रेल फैसिलिटीज़। अब देखो यहाँ पे लिस्ट डेवलप्ड भी है, ये तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। और वेस्ट एशिया जो हमारा है, वेस्ट एशिया का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, एशिया के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, वेस्ट एशिया का नहीं लिखा हुआ है इधर। तो वेस्ट एशिया में जो रेलवेज़ है हमारा वो लिस्ट डेवलप्ड है, वहाँ की जो रेल फैसिलिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो डेजर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स की वजह से। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो है द इम्पॉर्टेंट रूट्स ऑफ द कंटिनेंट आर। अब कंटिनेंट के लिए इंपॉर्टेंट रूट्स कौन से यूज होते हैं, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट के लिए रेलवे रूट्स। तो नाम देख लो, यहाँ पे नाम याद रखना। नाम में हमारा है द वेनेजुएला रेलवे थ्रू अंगोला टू कंचांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। ये हमारा पहला नेम हो गया इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ कॉन्टिनेंट का। ठीक है, दूसरा है द टैंजानिया रेलवे फ्रॉम द जैम्बियन कॉपर बेल्ट टू डार एस सलाम ऑन द कोस्ट। सेकेंड हो गया ये हमारा। थर्ड कौन सा है, थर्ड हमारा द रेलवे थ्रू बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे लिंकिंग द लैंडलॉक्ड स्टेट्स टू द साउथ अफ्रीकन नेटवर्क्स। ठीक है, ये बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे के बीच में का जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट रूट है। ठीक है, द नेक्स्ट है हमारा द ब्लू ट्रेन फ्रॉम केप टाउन टू प्रिटोरिया इन द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। केप टाउन टू प्रिटोरिया। ठीक है, ब्लू ट्रेन, समझ में आ गया सबको। ये हमारे क्या है, 5 इम्पॉर्टेंट रूट्स हैं कंटिनेंट के लिए, कंट्रीज़ में नहीं है, ये कंटिनेंट के लिए है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज़। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रन अक्रॉस कंटिनेंट एंड लिंक टू एंड्स। ये कंटिनेंट, दो कंटिनेंट के बीच में चलता है और दोनों का जो एक एंड होता है इसको लिंक करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस। अब भाई दो कंटिनेंट के बीच में अगर रेलवेज बनाए गए हैं तो दो ही रीज़न हो सकता है, या तो इकोनॉमिक रीज़न या तो पॉलिटिकल रीज़न। ठीक है, तो इन दोनों के लिए ये कंस्ट्रक्ट करे गए हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अब हमारे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज में आ जाते हैं। तो पहला है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, मेजर रेल रूट ऑफ रसिया, रन्स फ्रॉम एस्ट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट इन द ईस्ट, पासिंग थ्रू मॉस्को, उफा, नोवोसिबिर्स्क, इर्कुत्स्क, चिटा एंड खबरावोस्क। ठीक है, तो अब भाई याद रख लेना कि ये जो हमारा रेल रूट है ट्रांस साइबेरियन, वो कहाँ से चलता है, रूट ऑफ रसिया, ये रसिया का रूट है। ठीक है, रन्स फ्रॉम एस्ट पीटर्सबर्ग। हाँ, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो देख लो, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, एंड पीटर्सबर्ग से ये स्टार्ट होकर के कहाँ तक चलता है, ये पीटर्सबर्ग के वेस्ट में स्टार्ट होता है और ये व्लादिवोस्टोक तक चलता है। ठीक है, ऑन द पैसिफिक कोस्ट। और बीच में जो हमारे आते हैं वो ये है जगह, समझ में आ गया सबको। अब हम आगे बढ़ेंगे।
आगे हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया एंड द लॉन्गेस्ट डबल ट्रैक्ड एंड इलेक्ट्रीफाइड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड। अब जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है एशिया का, और लॉन्गेस्ट डबल ट्रैक्ड ये है हमारा रेलवे, लॉन्गेस्ट डबल ट्रैक्ड है, एंड इलेक्ट्रीफाइड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, समझ में आ गया? पूरे वर्ल्ड का क्या है? डबल ट्रैक्ड एंड इलेक्ट्रीफाइड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, और एशिया का इंपॉर्टेंट रूट है ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे। हेल्प इन ओपनिंग अप इट्स एशियन रीजन टू वेस्ट यूरोप मार्केट्स। ठीक है, इसने किस चीज़ में हेल्प करा है? तो ओपनिंग अप इट्स एशियन रीजन टू वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स, वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स के लिए जो हमारे एशियन रीजन्स हैं उनको ओपन करा है। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक कोई लिंक होगा ही नहीं दो कॉन्टिनेंट के बीच में, तो फिर कैसे मार्केट तो मतलब चलेंगे नहीं, या फिर यहाँ से जो भी हमारी चीज़, अगर ये एशिया हमारा, तो यहाँ से कोई भी चीज़ ये यूरोप में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारा अब आगे है ट्रांस कैनेडियन रेलवेज। 7050 किलोमीटर लॉन्ग रेल लाइन इन कनाडा। कनाडा का ये 7050 किलोमीटर लॉन्ग रेल लाइन है, और रन्स कहाँ से करता है, कहाँ से चलता है ये? हैलिफैक्स इन द ईस्ट टू वैनकूवर ऑन द पैसिफिक कोस्ट। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट हैलिफैक्स और जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या है? वैनकूवर। ठीक है, पासिंग थ्रू मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग एंड कैलगरी। अब देखो कहाँ कहाँ से पास करके ये जाता है, कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो वहाँ का नाम लिखा हुआ है। ओके, 1886 में इसको बनाया गया था, और मीट एंड व्हीट इसके इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स हैं इस रूट के। ठीक है, ट्रांस कैनेडियन रेलवे रूट से ये दो चीज़ें बेसिकली ज़्यादा ही मतलब एक्सपोर्ट करी जाती हैं। ठीक है, अब जो आगे हमारा वो है द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे। कनेक्ट्स न्यूयॉर्क ऑन द अटलांटिक कोस्ट टू सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट। न्यूयॉर्क को ये कनेक्ट करता है किससे? सैन फ्रांसिस्को से। और कौन कौन सी जगहों को पास करता है ये? पासिंग थ्रू क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ओकजेन एंड एस्क्रामेंटा। ठीक है, एक्सपोर्ट्स इसके क्या है इंपॉर्टेंट? ओर्स, ग्रेन, पेपर, केमिकल्स एंड मशीनरी। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स है। तो एक चीज़ भाई ध्यान में देख लो कि जो भी हमारे कॉन्टिनेंटल रेलवेज है उनमें हमें देखना क्या है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक चल रहा है। ठीक है, बीच में कौन कौन सी जगह आती है और एक्सपोर्ट्स उस रूट से क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स क्या क्या है, बस यही है। अब देखो हमारे पास है द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कहाँ से चलता है? वेस्ट ईस्ट अक्रॉस द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम पर्थ ऑन द वेस्ट कोस्ट टू सिडनी ऑन द ईस्ट कोस्ट। देखो, पर्थ से लेकर के ये कहाँ तक चलता है? सिडनी तक। ठीक है, पासिंग थ्रू कैलगुरली, ब्रोकन हिल एंड पोर्ट अगस्ता। कहाँ कहाँ से पास कर रहा है वो भी यहाँ पे दिख गया है। ठीक है, अब हमारे पास आता है ओरिएंटल एक्सप्रेस। रन्स फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल। पेरिस से इस्तांबुल तक ये चलता है, पासिंग थ्रू स्ट्रासबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट एंड बेलग्रेड। अब देखो जो जगहों को ये पास करता है वो ये सारे जगह हैं। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक चलता है। जर्नी टाइम फ्रॉम लंदन टू इस्तांबुल बाय दिस एक्सप्रेस इज नाउ रिड्यूस टू 96 आवर्स एज अगेंस्ट 10 डेज बाय सी रूट। सी रूट से कितने टाइम लगते थे? 10 डेज। बट इस जो हमारा रूट है, ठीक है, ये जो ओरिएंट एक्सप्रेस है इसने क्या कर दिया है? इसने 96 आवर्स कर दिए हैं। 96 आवर्स में लंदन टू इस्तांबुल पहुंच जाएंगे, जबकि लगते कितने दिन थे? 10 डेज लगते थे सी रूट से। ठीक है, अब एक्सपोर्ट्स क्या है इससे? यहाँ से जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो है चीज़, बेकॉन, ओट्स, वाइन्स, फ्रूट्स एंड मशीनरीज। ठीक है, इस एक्सप्रेस से एक्सपोर्ट्स कौन कौन सी चीज़ें करी जाती हैं तो वो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक प्रपोजल भी आया हुआ है किस चीज़ के लिए? तो ट्रांस एशियाटिक रेलवे बिल्ड करने के लिए, जो कि इस्तांबुल को बैंकॉक से जोड़ेगा और बीच में आएंगे ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, तो ये एक प्रपोजल है ट्रांस एशियाटिक रेलवे बनाने का। आगे हमारे पास आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। हमारा रेलवे खत्म हो गया, लैंड ट्रांसपोर्ट खत्म, अब वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। डज नॉट रिक्वायर रूट कंस्ट्रक्शन। इसके लिए हमें रूट कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है। ओशन आर लिंक्ड विथ ईच अदर। जो ओशंस होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड करते हैं। एंड नेगोशिएबल विथ शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस। ठीक है, बहुत सारे शेप एंड साइजेस के इसमें शिप्स उतारे जाते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है नीडेड इज टू
प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटीज़ एट द टू एंड्स। अब इसको चाहिए क्या, वाटर ट्रांसपोर्ट को रूट कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो किस चीज़ की ज़रूरत है, तो जो दोनों एंड्स होंगे ओशन के वहाँ पे ये पोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, ठीक है। ये चाहिए वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। बहुत ही ज़्यादा चीपर है बिकॉज द फ्रिक्शन ऑफ वाटर इज़ फार लेस दैन दैट ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड से बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, इसीलिए ये चीपर है। डिवाइडेड इंटू सी रूट्स एंड इनलैंड वाटरवेज। तो अब देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं, सी रूट्स एंड इनलैंड वाटरवेज। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले सी रूट्स के बारे में, दूसरा इनलैंड वाटरवेज के बारे में। ओशन ऑफर अ स्मूथ हाईवे ट्रावर्सेबल इन ऑल डायरेक्शन विद नो मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। ओशन एकदम से स्मूथ हाईवे देता है, ठीक है। कैसे देता है स्मूथ एकदम, तो हमने लैंड में देखा है कि लैंड इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता, मतलब धीरे धीरे चलता है, लेकिन वाटर क्या है बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसमें तेज़ी से चलता है, फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये रोड बना हुआ है तो एकदम इसी में चलना है, आराम से इधर से जा सकता है, ठीक है। इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ रूट वे बाय सी गोइंग वेसल्स इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन एडेप्टेशन टू द फिजिकल इन्वायरमेंट। अब देखो भाई, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना इसका रूट वे में बाय सी गोइंग वेसल्स के थ्रू जो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जाता है ह्यूमन एडेप्टेशन में, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट को लेकर के। चीपर मीन्स ऑफ हॉलेज ऑफ बल्की मटेरियल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम वन कंटिनेंट टू अनदर, ठीक है। जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे होते हैं जो कैरी किए जाते हैं वो क्या होता है, बल्की मटेरियल्स होते हैं जो शिप से ले जाए जाते हैं, जबकि पैसेंजर्स भी इसके अलावा ले जाए जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक कैरी करने के लिए इसका यूज़ होता है सी रूट्स का, ठीक है। हो गया यहाँ तक सबका क्लियर, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है इंपॉर्टेंट सी रूट्स। तो सबसे पहला आता है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, लिंक्स नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के ये टू इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स है हमारे, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। इन दोनों को ये लिंक करता है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ठीक है। सी रूट का डेवलपमेंट हुआ हमारा। तो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेन ट्रेड मूव्स ऑन दिस रूट, पूरे वर्ल्ड का 1/4 ट्रेड इसी रूट से होता है। इसे बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है क्योंकि ये बिजिएस्ट रूट है, ठीक है। ये सी रूट हमारा बहुत ही ज़्यादा बिजी चलता है। हैव हाईली एडवांस्ड पोर्ट्स एंड हार्बर फैसिलिटीज़, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड पोर्ट्स हैं और हार्बर फैसिलिटीज़ भी है, क्योंकि भाई जब बहुत ज़्यादा ट्रेड इस रूट से हो रहा है तो फैसिलिटीज़ भी अच्छी प्रोवाइड होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट, पासिस थ्रू हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हार्ट ऑफ द वर्ल्ड से पासिस करता है एंड सर्व्स मोर कंट्रीज एंड पीपल दैन एनी अदर रूट, और ये बहुत सारे कंट्रीज़ को सर्व करता है, ठीक है। इतना कोई भी मतलब जो रूट है हमारा वो नहीं करता है, बहुत सारे कंट्रीज से पास होकर के ये जाता है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं उनको इसकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, मिलती है, ये है इसका मतलब। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन दिस रूट आर, अब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन से हैं, पोर्ट सैड, एडन, मुंबई, कोलंबो एंड सिंगापुर, ठीक है, ये इसके पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनल हैड ग्रेटली रिड्यूस द डिस्टेंस एंड टाइम एज कम्पेयर टू अर्लियर रूट थ्रू कैप गुड होप। अब देखो भाई, यहाँ पे सुएज कैनल और गुड होप की क्यों बात हो रही है, क्योंकि इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, कैप ऑफ द गुड होप के बारे में। सी रूट है ये हमारा, ये एक हमारा सी रूट है, ठीक है। तो जो सुएज कैनल का कंस्ट्रक्शन हुआ तो इसने क्या करा, जो डिस्टेंस एंड टाइम है उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। जो कैप ऑफ गुड होप था इस रूट से टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन जो सुएज कैनल बना तो इससे जो है टाइमिंग वो कम लगने लगा। तो पढ़ते हैं, चलिए हम किस चीज़ के बारे में, कैप ऑफ गुड होप के बारे में। द कैप ऑफ गुड होप आ गया, देखो हमारा सी रूट है ये। कनेक्ट्स द हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न यूरोप, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न यूरोप को ये वेस्टर्न यूरोप के रीजन को कनेक्ट करता है, किससे, वेस्ट अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, साउथ ईस्ट एशिया से, एंड द कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक इकोनॉमिक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो वेस्टर्न यूरोप को ये किससे कनेक्ट कर रहा है, इन सब से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ट्रेड एंड ट्रैफिक इंक्रीज बिटवीन बोथ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रिच नेचुरल रिसोर्सेज सच एज गोल्ड, डायमंड, कॉपर, टीन, ग्राउंडनट, ऑयल पाम, कॉफ़ी एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो जो हमारे ट्रेड एंड ट्रैफिक्स है वो इंक्रीज हो गए ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका दोनों में, जब नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारा है गोल्ड, डायमंड, ये सब का जब डेवलपमेंट हुआ तो जो ट्रेड एंड ट्रैफिक है वो भी इंक्रीज हो गया हमारा ईस्ट वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है।
हमारे पास अब क्या है, साउदर्न अटलांटिक सी रूट, अनदर इम्पॉर्टेंट वन अक्रॉस द अटलांटिक ओशन विच कनेक्ट्स वेस्ट यूरोप, वेस्टर्न यूरोपियन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज विद ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे इन साउथ अमेरिका। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे रूट्स हैं, ठीक है, और ये अनदर इम्पॉर्टेंट वन है अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, ठीक है, जो कि वेस्ट यूरोपियन और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को किससे जोड़ता है, ब्राज़ील से, अर्जेंटीना से, यूरुग्वे से, इन साउथ अमेरिका, ठीक है। मतलब हमारा एक चीज़ समझ में आ रहा है कि साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ को वो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज से जोड़ता है और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से जोड़ता है, ठीक है, जबकि वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो हमारे, वो पहले से भी बहुत सारे जगहों से जुड़े हुए थे, पिछले वाले गुड होप में भी था हमारा, ठीक है, इसलिए अनदर बोला गया है यहाँ पे, अनदर इम्पॉर्टेंट वन। आगे हमारे पास ट्रैफिक इज़ फार लेस, अब यहाँ पे जो ट्रैफिक है ना वो कम होता है, जैसा हमारा पहले था वैसा ट्रैफिक इसमें नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लिमिटेड डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट लिमिटेड है और पॉपुलेशन भी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में। हो गया। ऑल्सो लिटिल ट्रैफिक ऑन द रूट बिटवीन रियो डे जेनेरियो एंड केप टाउन, केप टाउन और रियो डे जेनेरियो के बीच में जो रूट है उसमें भी ट्रैफिक बहुत कम लगता है, ठीक है, कम ट्रैफिक होता है, तो जहाँ से ज़्यादा ट्रेड होगा नहीं, ठीक है, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा नहीं, तो ट्रैफिक क्या होगा, कम ही होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है द नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, इसमें क्या हमारा, तो इसमें हमारा लिंक्स द पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, जो पोर्ट्स हैं हमारे वेस्ट कोस्ट के, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को किससे जोड़ता है, एशिया के कोस्ट के साथ, ठीक है। These are Vancouver, Seattle, Portland, San Francisco and Los Angeles on the American side and Yokohama, Kobe, Shanghai, Hong Kong, Manila and Singapore on the Asian side। अब देख लो भाई, जो अमेरिकन पोर्ट्स हैं और जो एशियन पोर्ट्स हैं उन सबके नाम लिखे हुए हैं, ये हैं हमारे पोर्ट्स अमेरिकन साइड के और ये कहाँ के हैं, एशियन साइड के, ठीक है, ध्यान देना। अब हमारे पास है साउथ पैसिफिक सी रूट, साउथ पैसिफिक सी रूट क्या है, कनेक्ट वेस्टर्न यूरोप, ये भी वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट कर रहा है भाई, एंड नॉर्थ अमेरिका किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड्स के साथ, ठीक है, बाया द पनामा कैनल के थ्रू सबको कनेक्ट कर रहा है ये। यूज्ड फॉर रीचिंग हांगकांग, इसका यूज हांगकांग पहुंचने के लिए, फिलीपाइंस पहुंचने के लिए और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए भी किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पोर्ट इसका कौन है, होनोलुलु, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पोर्ट है इस सी रूट का। अब हमारे पास आ जाता है अभी देखो कोस्टल शिपिंग, कोस्टल शिपिंग इज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है विद लॉन्ग कोस्ट लाइन्स, जहाँ पे लॉन्ग कोस्ट लाइन्स होते हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया और इंडिया, इसके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। शेंजन स्टेट्स इन यूरोप आर मोस्ट सुटेबल प्लेस्ड फॉर कोस्टल शिपिंग, अब जो हमारे शेंजन स्टेट्स हैं यूरोप के वो काफ़ी ज़्यादा सुटेबल हैं इसके लिए, ठीक है, कोस्टल शिपिंग के लिए। अब हमारे पास आता है स्वेज कैनल की बारी, देखो 1869 में 1869 में इसको बनाया गया है, ठीक है, इन इजिप्ट बिटवीन पोर्ट सैड इन द नॉर्थ एंड पोर्ट स्वेज इन द साउथ, नॉर्थ में क्या है पोर्ट सैड और साउथ में क्या है पोर्ट स्वेज, इन दोनों के बीच में ये कंस्ट्रक्ट करा गया, जो कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है, लिंक करता है, ठीक है। गिव्स यूरोप अ न्यू गेटवे टू द इंडिया, यूरोप को एक नया गेटवे देता है इंडिया पहुंचने के लिए, ठीक है, इंडियन ओशन में आने के लिए, इंडियन ओशन होगा, एंड रिड्यूस डायरेक्ट सी रूट डिस्टेंस बिटवीन लिवरपूल एंड कोलंबो, और ये क्या करता है, जो डायरेक्ट सी रूट है, ठीक है, जो लिवरपूल और कोलंबो के बीच में जो सी रूट है उनको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। अबाउट 160 किलोमीटर एंड 11 मीटर टू 15 मीटर डीप, ये 160 किलोमीटर लॉन्ग बता सकते हैं एंड 11 मीटर टू 5 मीटर डीप है, ठीक है। अबाउट 100 शिप्स ट्रैवल डेली इसमें कितने शिप्स ट्रैवल करते हैं, अबाउट 100, और इच शिप टेक्स 10 to 12 आवर्स क्रॉस दिस कैनल, और ये जो स्वेज कैनल है इसको क्रॉस करने के लिए सारे शिप्स को कम से कम इंडिविजुअली 10 to 12 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। हमारे पास है पनामा कैनल, कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, अब इसमें भी याद रखना ये अटलांटिक ओशन ईस्ट में है और पैसिफिक ओशन वेस्ट में, इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है, मतलब इसके ईस्ट पार्ट को और इसके वेस्ट पार्ट को, ये समझ में चलो, इन दोनों को कनेक्ट करता है। कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पनामा एस्थमस बिटवीन पनामा सिटी में
पनामा सिटी एंड कोलोन, ये दोनों सिटीज़ के बीच में, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट करा गया है बाय द यूएस गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, आगे हमारे पास क्या है, कैनल इज़ अबाउट 72 किलोमीटर लॉन्ग, ये जो कैनल हमारा 72 किलोमीटर लॉन्ग है एंड इन्वॉल्व्स अ वेरी डीप कटिंग फॉर अ लेंथ ऑफ 12 किलोमीटर। ओके, अब हमारे पास आगे जो है वो है शॉर्टन्स द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को। अब ये जो शॉर्टन करता है डिस्टेंस को, पनामा कैनल कौन कौन से जगहों के बीच की दूरी कम करता है, तो न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को, वेस्टर्न यूरोप एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूएसए एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, इनके बीच में क्या करता है, ये डिस्टेंस को कम कर देता है। अब आगे हमारे पास जो है वो क्या है, इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, तो शिप वाला ख़त्म हो चुका है हमारा। अब इनलैंड के बारे में ज़रा पढ़ लो, तो इसमें बेसिकली रिवर्स के थ्रू होता है, ठीक है, रिवर्स लेक्स तो पहले से भी यूज्ड होते हैं और इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं। डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज इज डिपेंडेंट ऑन द नेविगेबिलिटी विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द चैनल, कंटिन्यूटी इन वाटर फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन यूज़। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है विड्थ एंड डेप्थ पे, जो चैनल हमारा बना हुआ है उस पे उसकी विड्थ एंड डेप्थ कितनी है, जो वाटर है वो कंटिन्यू फ्लो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर वाटर रुका हुआ रहेगा, फ्लो नहीं करेगा, तो वहाँ से अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट हमारा जो है, ठीक है, शिप वगैरह, तो वहाँ से नहीं निकल पाएगी, ठीक है, और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। अब हमारे पास आगे जो है वो है वेरी heavy cargo like coal, cement, timber and metallic ores can be transported through inland waterways. Inland waterways के थ्रू जो चीज़ें ले जाई जा सकती हैं वो है कोल, सीमेंट, टिम्बर, मेटालिक ओर्स, मतलब हैवी कार्गोज, बहुत भारी भारी सामानों को ये कैरी करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। द फॉलोइंग रिवर वाटरवेज आर सम ऑफ द वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट हाईवेज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के लिए, ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट वाटरवेज हमारे इनलैंड वाटरवेज। तो फर्स्ट इज राइन वाटरवेज। द राइन फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड नीदरलैंड्स। जो राइन रिवर है वो फ्लो करती है जर्मनी एंड नीदरलैंड के बीच में। नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर फ्रॉम रोटरडैम एट इट्स माउथ इन द नीदरलैंड्स टू द बेसल इन स्विट्जरलैंड। अब देखो शुरू कहाँ से होता है, ये डॉटर्सडैम, ये इसका माउथ है, ठीक है, इन द नीदरलैंड में, टू बेसल इन स्विट्जरलैंड, और कहाँ तक, बेसल इन स्विट्जरलैंड, ठीक है, इन दोनों के बीच में है ये। आगे हमारे पास द रूर रिवर जॉइन्स द राइन फ्रॉम द ईस्ट में रूर रिवर भी आकर के इसको ज्वाइन करती है। फ्लोज थ्रू अ रिच कोयल फील्ड एंड द होल बेसिन हैज़ बिकम अ प्रॉस्पेरस मैन्युफैक्चरिंग एरिया। ये क्या करती है, एक रिच कोयल फील्ड, रूर वाला आपको पता होगा ना, रूर रीजन के बारे में हमने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता था कोयल का, मतलब स्टील वगैरह यहाँ पे ले जाया जाता था, यहाँ पे एक मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्शन प्लेस है, ठीक है, इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। तो अब भाई देख लो एक चीज़ कि ये जो रिच कोयल फील्ड है उसके थ्रू, मतलब उनको क्रॉस करके ये रिवर जाती है, ठीक है, तो रीज़न होंगे वो हैवी मैन्युफैक्चर्ड एरियाज़ होंगे जहाँ से ये फ्लो करती है, ठीक है। आगे हमारे पास है डसेल्ड्रॉफ। ओके, तो डसेल्ड्रॉफ आई डोंट नो क्या था, मुझे खुद याद नहीं है, मैं भूल गई, तो आगे हम पढ़ लेते हैं इसको, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड द नीदरलैंड्स विद द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ को ये कनेक्ट करता है, जिसके लिए बोला कि बहुत ही ज़्यादा ये मैन्युफैक्चर्ड एरियाज़ हो जाता है इसका कोस्टल एरिया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ कौन कौन से हैं, स्विट्जरलैंड के, जर्मनी के, फ्रांस के, बेल्जियम के, नीदरलैंड्स के, ठीक है, विद नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, और ऐड किससे करता है, कनेक्ट करता है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट से। ओके, डसेल्ड्रॉफ आई थिंक पोर्ट होगा, इंपॉर्टेंट पोर्ट हो सकता है, बट आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ, ठीक है। अब आगे जो हमारा है वो है द वोल्गा वाटरवेज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरवेज ऑफ रसिया। एक इम्पॉर्टेंट वाटरवेज है रसिया का ये वोल्गा वाटरवेज। एक नेविगेबल वाटरवे प्रोवाइड करता है जो कि है 11,200 किलोमीटर का, और ड्रेन किस में करता है, कैस्पियन सी में जाकर के ये मिल जाता है, ठीक है। इतना ही था इसके बारे में। डैन्यूब वाटरवेज सर्व्स ईस्टर्न यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा है, इसको सर्व करता है। राइजेज इन द ब्लैक फॉरेस्ट में ये राइज करता है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है और ईस्टवर्ड की तरफ बहता है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ को क्रॉस करता है ईस्टवर्ड की तरफ। एक्सपोर्ट करता है वीट, मेज, टिम्बर, मशीनरी, इस वाटरवेज के थ्रू ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट्स होती हैं। द ग्रेट लेक एट st लॉरेंस सीवे, तो इसमें आता है ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो, ठीक है, ये कनेक्ट होते हैं किससे, सू कैनल से, एंड वेल एंड कैनल टू फॉर्म एन इनलैंड वाटरवे, ठीक है, वेल एंड कैनल
तो ये सारे हमारे कैनल्स जो हैं, कैनल्स, लेक्स, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कि इनलैंड वाटरवे बनाने के लिए, ठीक है। और द एस्टुरी ऑफ एस्टी लॉरेंस रिवर अलॉन्ग विद द ग्रेट लेक्स फॉर्म अ यूनिक कॉमर्शियल वाटरवेज। और फिर जब ये एस्टी लॉरेंस रिवर से ये अटैच्ड हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो ये कॉमर्शियल इनलैंड वाटरवे बन जाता है, ठीक है, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पे? जो नॉर्थ अमेरिका है उसके नॉर्दर्न पार्ट में। इसका जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो डुलुथ है और एक बुफेलो है, ठीक है। इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। उसके बाद हमारा द मिसिसिपी वाटरवेज। द मिसिसिपी ओहियो वाटरवेज कनेक्ट्स द इंटीरियर पोर्ट ऑफ यूएसए विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ। ये जो हमारा वाटरवे है वो इंटीरियर पोर्ट पार्ट ऑफ यूएसए, यूएसए का जो इंटीरियर पार्ट है उसको कनेक्ट करता है किससे? गल्फ ऑफ मैक्सिको से, ठीक है, इन साउथ। तो ये था हमारा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस प्लेसेस के नाम याद रखने हैं बेसिकली, प्लेसेस के नाम और क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं ये, इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट क्या हैं ये, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है। ये आपको बेसिकली बुक में भी मिल जाएगा, आप चाहो तो बुक से नोट्स बना लो या फिर यहाँ से भी बना सकते हो, एक बार मिला लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं तो आप बता सकते हो अगर कहीं पर समझ में ना आया हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का, नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे।